प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। कल 15 अगस्त है और देश अपनी आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस कल मनाएगा। सब्जी मंडी दिल्ली का, उसमें एक व्यक्ति एक जो टमाटर खरीदने गया था उसका एक वीडियो वायरल हो रहा था और बाद में वो कहता है कि कुछ लोग खाएं और कुछ लोग भूखे रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीजों का बंटवारा है, आपको लगता है कि उसमें अभी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं? हमारे यहाँ किसी के पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आज इस दिवस के अवसर पर मैं देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा, आपको बधाई देना चाहूंगा, हर नागरिक को बधाई देना चाहूंगा कि जो आज 76वें इस साल के बाद जिस जगह भारत खड़ा है, हम सब और आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा और इसके अंदर दो मुद्दों पे मैं मेरी बात रखना चाहूंगा, जैसे आप मुझे इजाजत दें मैं रखना चाहूंगा। पहला, इस आजादी जिसको हम आज आजादी मानते हैं उसकी कीमत क्या चुकाई है हमारे लोगों ने? क्या आज के युवा को पता है, क्या मेरी पीढ़ी को पता है कि किस प्रकार से ये आजादी हमने हमारे उन पूर्वजों ने हासिल की थी, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने हासिल की थी? क्या सच्ची गाथाएं आज के युवा के पास पहुंची हैं? दूसरी बात है, क्या इस आजादी के समय हमारे देश ने, मैं ये मानता हूं, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और वो देश के विभाजन की चुकाई है। और उस विभाजन का ऐसा दर्दनाक एंगल है जो मैं जब से बचपन से मैं आज तक अभिषेक जी देखता हूं, मैं महसूस करता हूं कि ये चर्चा का विषय देश में क्यों नहीं है। किस कारण और किन अंग्रेजों के चाटुकारों के कारण देश का विभाजन हुआ, वरना जिस स्थिति पे आज है हम इससे बहुत आगे होते। और उसके तीन मुख्य बिंदु थे। पहला बिंदु यह था कि जिन चाटुकारों ने इस देश के विभाजन के मोहर लगाई उनका क्या देश को पता है। नंबर 2, जो विभाजन की विभीषिका जिसकी चर्चा आज हमारे कुछ व्यक्ति कर रहे हैं, उसके अंदर जिस प्रकार से 40 लाख लोगों को इधर से उधर भटकना पड़ा, 10 लाख हत्याएं हुई हैं, छोटा नंबर नहीं है साहब ये, और 6 लाख हमारी महिलाओं की, बहन बेटियों की अस्मिता से उस समय खिलवाड़ हुआ है। मैं इसको दुखद चैप्टर मानता हूं। और ये 14, 15, 16 और 17 तारीख जिसको लेकर के 15 की तो हम चर्चा करते हैं, इन 3 दिनों की हिंदुस्तान में चर्चा नहीं होती है, देश को चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी आज देश के अंदर कमी हो सकती है, मैं सहमत हूं हर व्यक्ति से, कमियां गिनने लगो तो अनगिनत कमियां हम में हो सकती हैं। पर जैसे अभिषेक जी आपने बताया, डेजी बहन ने बताया और हमारे पूर्व जो अधिकारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो कुछ बता रहे थे, मैं देशवासियों को यही बता सकता हूं, जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों के कारण आज हम सांस ले रहे, उसमें दो है, एक स्वतंत्रता सेनानी और देश के 47 के बाद जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देकर के मां भारती की रक्षा करते हम सबको सुरक्षित रखा है। और इसी के साथ साथ देखिए, एक पॉलिटिकल, एक ऑफिसर, एक एजुकेशनिस्ट, मीडिया ऐसा व्यक्तिगत चर्चा का विषय नहीं। आज गर्व की बात है कि हम उस जगह पहुंच गए, जैसा अभिषेक जी आपने अपनी इनिशियल रिपोर्ट में बताया था कि भारत आज किस स्थान पर है। पर यहां एक दो चीजें मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, पॉजिटिव इतनी चीजें देश के अंदर हुई हैं जिनको हम गिने तो जो नेगेटिव बचे हुए हैं, हम सब कह रहे हैं आज के दिन हमारी पॉलिटी, सबसे बड़ा एक बदलाव देश के अंदर अभिषेक जी कुछ दिनों में आया है। वो मीडिया के बंधु हो, चाहे शिक्षा के विद्वान हो, चाहे मिलिट्री मैन हो, चाहे हर हमारा जो मजदूर है देश का, एक सैनिक है, वो ये है कि हमारी मानसिकता में बदलाव आया पिछले 10-15 वर्षों में। उससे पहले मैं एक सैनिक होने के नाते कह सकता हूं, मैं जब भी मेरी चिंता रहती थी कि एक दिन देश को ऐसा नहीं मिलता था जब ये सुनने को मिलता था, आज यहां बॉम्ब ब्लास्ट, आज जयपुर, आज दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, आज पाकिस्तान ने कुछ, मतलब एक मानसिकता देश की ऐसी आ गई। गौरव से मैं एक सैनिक होने के नाते कह सकता हूं, 47 के युद्ध के बाद 62 आया, 65 आया, 71 आया, 99 का कारगिल युद्ध आया और गलवान के बलवानों ने आज जो स्थिति है देश की, मैं कहता हूं एक गर्व के साथ हमें महसूस करना चाहिए। कमियां दूर होंगी, चांद के ऊपर चंद्रयान पहुंच रहा है, हमारे सैटेलाइट्स वो कैपेबिलिटी है जो दुश्मन के सैटेलाइट को एक बीम से हम मार के गिरा सकते हैं। सैनिकों के पास जहां पर हमें, मैं खुद सैनिक हूं, मुझे याद है आज से 40 वर्ष पूर्व मुझे मेरी पिकेट पे जाने के लिए 7-7 दिन पैदल और घोड़े पे चलना पड़ता था। आज वहां पर सड़क है, वहां पर ब्रिजेस हैं। जिस समय हम रहते थे एक बंकर में, पत्थर का काट के अभिषेक जी बना के रहते थे और हमारी बड़ी कठिनाई, आज गर्व बात है कि देश ने ऐसी उन्नति की है, हर बंकर के ऊपर एक कम्युनिकेशन का साधन है। 99 ही देखिए, कारगिल के अंदर जब हमने पाकिस्तान के उन लोग आके बैठ गए थे, हमारे पास कोई संसाधन नहीं था
जानने के लिए, क्योंकि बर्फ का वो इलाका रहता था, 6-6 महीने कट ऑफ रहता था। उस समय भी हमें किसी दुनिया के देश ने मदद नहीं की, एक इजराइल था। और आज के दिन भारत के सैटेलाइट इतने हैं, हर चप्पे चप्पे की खबर है। आपने खुद ने दिखाया किस प्रकार से हमारी हवाई ताकत बढ़ी है, किस प्रकार से दौलत बेग ओल्डी जो बॉर्डर के बिल्कुल 6 किलोमीटर दूर है, वहां पर हम सुरक्षित हैं। मैं मानता हूं देश एक नई ऊंचाई पे जा रहा है और इसके साथ हमें गर्व महसूस होना चाहिए। कमियां दूर करेगा देश में। जी, हम नई जो चीज, जैसे हमारी जो नैतिक शिक्षा है, अब 4 साल के बच्चे को यदि हम नैतिक नहीं बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फिर 18 साल के युवा से और फिर 30-35 साल के प्रौढ़ होते जाते इससे हम क्या उम्मीद करेंगे? मतलब मार पीट कर तो किसी को नहीं सिखाया जा सकता। उसकी जब सीखने की उम्र है तब हम उसे नहीं सिखा रहे हैं, फिर उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि दफ्तर में साहब बैठा है, साहब ने जो है कतई आदर ही नहीं किया एक बुजुर्ग का, अब उसे सिखाया ही नहीं जब घर में कि बुजुर्गों का आदर करो, तो आगे वो क्या करे? जी, मैं आपसे बहुत सहमत हूं। मेरे से पहले सारे हमारे वक्ताओं ने यही बात रखी है कि देखिए, जो आपने एग्जाम्पल दिया एक अधिकारी का, वो अधिकारी हो चाहे राजनेता हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी हो, पर हमारी जो मानसिकता है, देखिए कॉलोनियल माइंडसेट आज तक है, वो जो हमारा जिस तरह से बनाया गया था 18वीं सदी के अंदर कि आप अंग्रेजी पढ़ोगे तो बाबू बनोगे, अधिकारी बनोगे, मतलब कहने का इस तरह का एक तंत्र बना दिया। वैल्यूज हमारी कम हो रही हैं, पर ये हो क्यों रही है? क्या एक दिन के अंदर वैल्यूज कम हुई हैं? क्या इनमें सुधार नहीं हो रहा है? जैसे मैंने कहा कि हमारे देश की मानसिकता में बदलाव आया है। ये पॉजिटिविटी का सवाल नहीं है, सच्चाई है। आज से 30 वर्ष 20 वर्ष पूर्व जो हमारी देश की पॉलिटी थी, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, उन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया था। उन्होंने हमें उस कटघरे में, पर अब युवा जैसे जैसे आगे आए, मीडिया जैसे जैसे आगे आया, लोगों को जागरूकता आई, प्रेशर में आने लगे, तो ये जो जिम्मेवार व्यक्ति है, इनको कटघरे में खड़ा जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। अब ये मानसिकता आपने कहा, आपने खुद में कहा कि आफ्टर ऑल ये आते कहां से? समाज के उसी कटघरे से तो आते हैं साहब। जैसे स्कूलों में अभी बता रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट जहां एक्सपेंडिचर करती है, उनमें तो वो पढ़ाने वाले के बच्चे ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो मानसिकता नौकरी को लेकर के एक देश में होगी कि सरकारी नौकरी लो सिर्फ पैसे और बुढ़ापे की पेंशन के लिए, काम की परवाह मैं नहीं मानता ज्यादातर को है। पर एक बात तय है साहब, आज जो युवा है ना, आज का जो हमारा देश का मीडिया है, मैं ये मानता हूं ये दोनों ऐसे प्रहरी हैं, बदलाव आ रहा है और ये समाज भी बदल रहा है। इतना भी हमें चिंता की जरूरत नहीं है। देखिए, सारे लोग उस मानसिकता के साथ आज भी नहीं है कि मेरा बच्चा, मैं राजस्थान, मैं देखिए किसी व्यक्ति पॉलिटिक्साइज नहीं करना चाहता। हमारा देश है, संस्कृति, हमारे कल्चर है, अभी जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है, टेक्नोलॉजी का आगमन हो गया, तो बहुत बदलाव। एक चीज सत्य है कि बदलाव को जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, वो सोसाइटी कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं कही जा सकती। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मोबाइल जीवन का आने वाले समय, पर इसके फायदे भी देखिए और जो बदलाव लेके आना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब मैकेले की पॉलिसी आप 70 साल तक इस देश को पढ़ा रहे थे, तो देश का ऐसा ही तो बदलाव आएगा। अब जो न्यू एजुकेशन, देखिए रिफॉर्म जो चल रहे हैं देश के अंदर, 4 दिन पहले मैं मोदी जी का इंडिविजुअली मैं प्रशंसक हूं उस व्यक्ति का, उन्होंने एक आईपीसी और कुछ बदलाव लेके आए हैं। कुछ 70 साल तक आप सोचिए, ये आज के युवा और आज का मीडिया नहीं होता ना साहब, तो सुभाष बाबू की जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, उनकी मूर्ति उस कैनेपी में कभी नहीं लगती, और उन लोगों की मूर्तियां ये जो है ना गुलामी की मानसिकता के जो सर और पता नहीं कौन सी उपाधि लेके बदलाव आया है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो कह रहे हैं कि डिस्पैरिटी बिटवीन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एक अंतिम छोर पे कम है, आगे ज्यादा हो रहा है। देखिए, मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं इतना जरूर मानता हूं, अगर आप किसी भी तरीके में किसी भी समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को, वो हमें चरित्र देना पड़ेगा ना घर में, कि मेहनत इसलिए नहीं करो। एक सवाल मैं आपसे करता हूं। जी। भारतीय फौज, जी, दुनिया में उसका दर्जा सुपर ब्रांड का है। बिल्कुल है साहब, उसका कोई मुकाबला नहीं है, जमीन पे हो, आकाश में हो और समुद्र में हो। हम फौज के बराबर, फौजी भी तो देखिए इसी नागरिक समाज से जा रहे हैं, इन्हीं घरों से जा रहे हैं, इन्हीं स्कूलों से पढ़ के जा रहे हैं। फिर हम ऐसा सुपर ब्रांड जो है अपने किसी और वर्ग में हम क्यों नहीं कह पाते? मैं बहुत सही, मैं खुद, क्या अनुशासन की कमी है? अब फौज में तो डंडे से अनुशासन है, लेकिन बाकी जगह तो नहीं हो सकता। लेकिन अनुशासन कैसे पैदा हो? मैं देखिए साहब एक चीज बताऊंगा, बहुत ये आपने अच्छी चीज कही, ये आपने कहा डंडे, फौज डंडे से नहीं चलती साहब, पता नहीं कैसी मानसिकता है। फौज चलती है उसे भावना से।
आप देखिए, जब कोई भी व्यक्ति युद्ध में जाता है, पता है सामने मैं जाऊंगा, मैं 10 आदमी लेके जा रहा हूं, हम में से 5 वापस नहीं आएंगे। वो डंडे से नहीं जाते हैं, वो सब भावना से जाते हैं, वो ट्रेनिंग से जाते हैं, उस कॉमरेडरी से जाते हैं जो एक देशभक्ति की है। और मैं मानता हूं बाहर भी डिपार्टमेंट्स में ऐसे लोग हैं जो रात भर बैठ के काम करते हैं। अब गड़बड़ क्या है साहब, सेना में कानून बिल्कुल पुख्ता है। सेना में जहां तक कानून का दायरा है, मेरे इतने 40 वर्ष बीत चुके हैं आज के दिन, मेरे तजुर्बे ने एक जगह भी कानून का दुरुपयोग नहीं देखा। जबकि बाहर कई लोग ये ज्ञान देते हैं कि सेना का कानून तो ऐसा है ऐसा है। अब देश के अंदर भी मैं एक कमी महसूस करता हूं, वो ये है कि हमारे कानून बिल्कुल कमजोर हैं। आप देखिए, जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल हेड्स हैं, नाम ले लो, जितने बड़े अधिकारी हैं, कोई एक एसएचओ का नाम, मतलब इतने करप्शन के केसेस जो अंदाजा क्योंकि हमारा कानून कमजोर है। उसको पता है जेल में जाएगा, छूट जाएगा। कानून ऐसे है कि गबन करेंगे हजारों करोड़ के, कोई शिकायत नहीं होती है। और मैं आपको 1 सेकंड लेके बताना चाहूंगा, एक मुंबई के अंदर एक हाउसिंग स्कैम हुआ था साहब। देश को जानना चाहिए कि सेना डंडे से नहीं, अपने चरित्र से चलती है। और उस स्कैम के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, सेना के भी कुछ लोग उसमें शामिल थे और पॉलिटिशियन थे, इतने ब्यूरोक्रेट्स थे, इतने जो बड़े बड़े अधिकारियों की जो बात करते हो ना, जो संडे को काम नहीं करना चाहते। आज तक उस केस के अंदर सेना के जो लोग इन्वॉल्व गलतियां की थी, उनको साहब 4 साल में जेल के अंदर डाल दिया गया था। उनकी सजा भी पूरी हो गई है। पर बाहर का जो कानून है ना, जिस देश के कानून की, मोदी जी से आग्रह करूंगा, एक कानून देश के अंदर लागू करो और जिसको इंप्लीमेंट होना चाहिए, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। जो लोग अंतिम वक्तव्य आपसे लेंगे कि ये जो पूरी डिबेट हमने चर्चा की, 76 साल बहुत गौरवान्वित हैं, हम गर्व से भरे हुए हैं और आगे हमें और भी अवसर मिलेंगे इस तरीके से, है ना, कि हम और भी गौरवान्वित हों। लेकिन जो बंटवारा है बराबरी का, उसके लिए आप एक फाइनल कमेंट्स। जी, मेरा यही है, जो बराबरी के बंटवारे के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो डिस्पैरिटी है उसको दूर करने के लिए सख्त कानून बना जाए और समाज के अंदर जो आज के युवा हैं, जिनको मैं देख रहा हूं कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, वो इस चीज को आगे लेके चरित्र निर्माण पे काम करें। क्योंकि हमारी पीढ़ी ने जो करना था कर दिया, अब आपका समय है चरित्र निर्माण पे ध्यान दें। व्यक्ति से पहले सबसे पहले देश को रखें और उसके बाद व्यक्तित्व की अपने खुद के लाभ को देखें। अगर ऐसा विचार हम आगे बना पाए, और इसके साथ साथ जो पूर्वज हैं जिनके कारण आज हम खुशहाल बैठे हैं, या जो भी हमारी देश की स्थिति है, उनको ना भूलें, उनके सच्चे इतिहास को रखें। और जो बदलते हुए देश की मानसिकता के साथ जो आज आप एक सरकार बनाते हैं, उन सरकारों को उसी तरीके से, एक तरीके से विचारों के साथ बनाओ जो देश को सर्वोपरि रखें, ना कि उनको जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सर्वोपरि रखें। तो आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।